आज हम कक्षा 6 का अध्याय 6 पूर्णांक पढ़ेंगे। देखिए, पूर्णांक में हमने संख्याओं का और जीरो का प्रयोग करना तो सीख लिया है, लेकिन अगर कोई हमसे उधार पैसे लेता है तो उसे वापस चुकाना होगा, या कोई चीज़ में कमी आ गई, मौसम के टेम्परेचर में, तापमान में गिरावट आ गई, किसी भी चीज़ में गिरावट को प्रदर्शित करने के लिए हम माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वह संख्याएं जिनमें माइनस, प्लस और शून्य शामिल होता है पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। आगे चलिए हम देखते हैं कि संख्याओं को रेखा पे प्रदर्शित करना। देखिए, ये संख्या रेखा है, आगे बढ़ रहा है तो वो धनात्मक है। एक बीच में पॉइंट होता है जो होता है शून्य, और इसके पीछे बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं, दाईं ओर धनात्मक संख्या और बीच में शून्य संख्याएं होती हैं। चलिए, इन शून्य संख्याओं को हम देख लें कि जो -1 होता है, -1 से बड़ा होता है शून्य जो होता है वो -1 से बड़ा होता है, लेकिन 1 शून्य से बड़ा होता है। जैसा कि हम संख्या रेखा पे देख पा रहे हैं, ये -1 जो है वो शून्य से पहले है तो शून्य बड़ा है, लेकिन जो 1 है वो शून्य से भी आगे है, तो 1 शून्य से बड़ा होता है और शून्य -1 से बड़ा होता है। ये देखिए, -2 बड़ा है, -1 -2 से बड़ा होता है। हम जितनी बड़ी संख्या माइनस में होती है वो संख्या उतनी छोटी होती चली जाती है, और माइनस की जो छोटी संख्या होती है वो माइनस की बड़ी संख्या से बड़ी होती है। जैसे कि -1 -2 से बड़ा है, जबकि 2 1 से बड़ा होता है। -2 -3 से बड़ा है, जबकि 3 2 से बड़ा है। अब हम पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं को समझेंगे। देखिए, पूर्ववर्ती संख्या और ये संख्या है, और परवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती एक पहले वाली, परवर्ती एक बाद वाली होती है। जैसे कि संख्या 1 है तो 1 की पूर्ववर्ती 0 होगी, और 1 की पूर्ववर्ती 0 और परवर्ती 2। 2 से पहले क्या आता है? 1, तो 1 पूर्ववर्ती संख्या होगी और 3 परवर्ती संख्या होगी। 0 की पूर्ववर्ती संख्या -1 होगी और 0 की परवर्ती संख्या 1 होगी। -2 की पूर्ववर्ती संख्या -3 होगी और -2 की परवर्ती संख्या -1 होगी। ऐसे ही 3 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 2 और 3 की परवर्ती संख्या होगी 4, क्योंकि 3 से पहले 2 आता है और 3 के बाद 4 आता है। 10 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 9 और 10 की परवर्ती संख्या होगी 11। ये हमने देखा पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या। अब हम संख्या रेखा पे संख्या को प्रदर्शित करना देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमें एक रेखा खींचनी है और बीच में हमें शून्य का निशान, शून्य लिखना है, और समान दूरियों पे निशान बनाते हुए क्रम संख्या 1 से आगे बढ़ाते हुए जाना है। और जस्ट ये दाईं ओर हो गया, और बाईं ओर हमें माइनस वाली संख्याओं को चिन्हांकित करना है। फिर जिस भी संख्या को हमें चिन्हांकित करना है, 0 से हमने 3 बताना था, तो ये 3 आगे हमने निशान लगाया, ये हो गया 3, धन 3। और अगर हमें 5 बताना है तो फिर 3 से आगे 5, तो हमने 3 से आगे 1 2 3 4 5 ये बिंदु बनाया, और 5 आगे मतलब 8। आगे देखिए, ये हमें संख्या रेखा पे रेखा प्रदर्शित करना था। हमें -3 और -5 को जोड़ना है। ये संख्या रेखा खींचा हमने, बीच में 0, इधर प्लस धनात्मक और इधर ऋणात्मक। अब यहाँ लिखा -3 और -5 को जोड़ना है, तो ये -3 हो गया, और फिर -5 को जोड़ना है, तो 3 और 3 के बाद 5 गिन लेंगे तो ये हो जाएगा -8। अगला देखते हैं हम, जैसा कि यहाँ पे लिखा है -2 में 6 जोड़ना है, और -4 और -2 को जोड़ना है। तो 6 और 2 को जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, चिन्ह प्लस का आता है, तो 6 और -2 को जोड़ने पे धन का 4 आएगा। तो संख्या रेखा पे हम धन का 4 प्रदर्शित करेंगे। दूसरा माइनस का 4 और माइनस का 2, ये माइनस का 6 होगा, तो संख्या रेखा पे हम माइनस का 6 प्रदर्शित करेंगे। अब ये तीसरी है, -8 से हमें -6 को घटाना है, तो -8 घटाना है तो घटाने का चिन्ह और -6, ये माइनस मिल के बीच में हो जाएंगे प्लस, क्योंकि -6 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? +6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -8 और +6 को जब जोड़ेंगे तो -2 आएगा। ये देखिए, ये आ गया उत्तर -2। देखते हैं कि संख्या रेखा की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि -8
और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और 10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा 10, तो यहाँ माइनस और प्लस माइनस होगा, 10 से 8 घटाएंगे तो धन का 2 आएगा। फिर हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। देखिए हम बीच में शून्य का चिन्ह लगाएंगे और समान दूरियों पे एक निशान लगाते हुए -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8, क्योंकि हमें 8 की आवश्यकता है तो ये 7 और ये 8। अब हमें इधर धन में कितने की आवश्यकता है, हमें तो -10 बोला था। अब हम यहाँ 9 और ये 10, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा माइनस का। देखिए संख्या रेखा पे हमें -8 से घटाना है -10 को। हमने ये संख्या रेखा खींच ली, -10 और -8। जब -10 और -8 को घटाएंगे, -8 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 से -8 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो इसका उत्तर आएगा ये 2, धन का 2। अब हम नीचे देखते हैं, -10 से हमें घटाना है -4 को। हमने ये संख्या रेखा खींची, 0 इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक, -10, ये -10 यहाँ तक हो गया, इससे घटाना है -4 को। ये -4 हमने घटा दिया तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो -10 से प्लस का 4 घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा, तो ये वाला -6 हमारा उत्तर हो गया। आगे देखते हैं हम पहला प्रश्न है, संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर 5 इकाई की दूरी पर पूर्णांक है। 0 के दाईं ओर, जैसा कि हम जानते हैं दाईं ओर धनात्मक जाता है तो धन का 5 आएगा, इसका उत्तर इसे हम काला कर देंगे, धन 5 ए वाला। अगला प्रश्न हम देखते हैं, -5 और 5 के बीच स्थित पूर्णांकों की संख्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि -5 और 5 के बीच, तो इधर 5 और इधर 5 और बीच में एक 0 होता है, के बीच की बात कर रहे हैं, तो ये होगी कुल 9, उत्तर है बी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, -1 से 3 अधिक कितना होगा। -1 से 3 अधिक, तो -1 से अधिक का मतलब हमें दाईं तरफ जाना है, क्योंकि बाईं तरफ तो छोटी संख्याएं हैं, तो -1 के बाद आएगा 0, 1 और 2, तो इसका उत्तर होगा 2। इसे हम काला कर देंगे, बी वाले को हम यहाँ पे काला कर देंगे। देखिए अगला प्रश्न है, पूर्णांक 8 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। जैसा कि हम जानते हैं पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली, 8 से पहले क्या आता है 7, तो इसका उत्तर होगा सी। हम 7 को काला कर देंगे, सी को। 0 की पूर्ववर्ती का परवर्ती होगा। 0 की पूर्ववर्ती -1 होती है और उसकी परवर्ती तो 0 होगी, है ना। 0 से पूर्ववर्ती मतलब एक पहले वाली -1 हो गई, फिर उसकी परवर्ती तो उससे आगे वाली फिर 0 आ जाएगी, तो इसका उत्तर होगा सी, 0। अगला प्रश्न हम देखते हैं, -1 और +1 के बीच कौन सा पूर्णांक होता है। तो हमने ये संख्या रेखा खींची, रेखा खींचने के बाद हम देख रहे हैं -1 और +1 के बीच में कौन सा पूर्णांक आता है, तो 0 आता है, 0 होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे के लिए कौन सा उचित चिन्ह होगा। 100 मीटर नीचे समुद्र तल से, अब नीचे की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 100 मीटर नीचे, तो 100 मीटर नीचे हम क्या करेंगे, जब भी नीचे की बात करेंगे तो हम ऋण चिन्ह लगाएंगे, तो यह जाएगा -100 मीटर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये संख्या लिखी हुई है, जैसी संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं वे संख्याएं जिनमें ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्या और 0 शामिल हो उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, तो इसके संग्रह को हम पूर्णांक कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न है 0 और -8 संख्या युग्म में उचित चिन्ह लगाना है हमें। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी ऋणात्मक संख्या से 0 हम हमेशा बड़ा होता है, तो हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे, अर्थात 0 बड़ा है -8 से। हमेशा याद रखिए 100 हो, 1000 हो, लाख भी अगर होगी ऋणात्मक संख्या तो 0 उससे बड़ा होगा। अगला प्रश्न है, +5 धन 5 और -1 ऋण 1 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। हमने संख्या रेखा खींची, जैसा कि हम जानते हैं बीच में 0, दाईं ओर धनात्मक बाईं ओर ऋणात्मक, +5 ये हो गया, धन 5, -1 ये हो गया -1। हमने संख्या रेखा पे से निरूपित कर दी। हम यहाँ लिख देंगे -1 को और 5 को हम संख्या रेखा पे निरूपित कर रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ऋण 1। देखिए कभी कभी मैं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर लेती हूँ,
तो आप भी देखिए, ध्यान रखिए, क्योंकि हमें दोनों ही बोलना आना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए और हमें प्रयोग करना भी चाहिए। तो ऋण 1 जोड़ और हमें 8 उसमें जोड़ना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो ये प्लस 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 ही होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आएगा प्लस का 7। ये देखिए -1 और ये 8, तो ये हो जाएगा 7 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। -1 ऋण 1 धन धन 8, ये हो जाएगा 7। तो हमारा उत्तर आएगा 7। अगला प्रश्न है, भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चलने पर, फिर वहां से 3 सीढ़ी और ऊपर चलने पर भूमि तल से कौन सी सीढ़ी, प्रश्न में देखा 5 सीढ़ी ऊपर और फिर 3 सीढ़ी ऊपर, मतलब हम 5 में 3 को जोड़ देंगे तो ये आएगा धन 8। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, संख्या रेखा की सहायता से ऋण 2 और धन 8 का मान ज्ञात करना है। तो ये आएगा हमारा धन का 6, हमने 0 लिखा, ऋण 2 और धन 8, तो ये धन 8 जब होगा तो यहाँ आएगा उत्तर 6। इसका उत्तर आएगा 6। हमें उत्तर को चिन्हांकित करना है, प्रश्न को नहीं करना। तो ये देखिए -8 -2 और धन 8 बराबर होगा प्लस का 6, तो उत्तर आएगा धन 6। अगला प्रश्न हम देखते हैं, -12 में से -3 को घटाना है। तो -12 से -3 को जब घटाएंगे तो ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ये देखिए प्लस हो गया। 12 से 3 घटाएंगे तो 9 आएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है, तो माइनस का 9। और अगला प्रश्न था -10 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो हर संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे हमें 0 प्राप्त होना चाहिए, तो माइनस धन में हम क्या जोड़ेंगे, 10 धन जोड़ेंगे, तब वो 0 प्राप्त होगा। तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा धन। देखते हैं 50 ऋण कोष्ठक में माइनस ऋण 40 ऋण माइनस का ऋण 6, मतलब हमें 50 से घटाना है ऋण 40 को, उससे घटाना है ऋण 6 को। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखिए प्लस हो गया। अब ये 50 में ये तीनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये 96 उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के विपरीत लिखना है। तो लंबाई में वृद्धि है तो लंबाई में कमी लिखेंगे। 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है तो 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में लिखेंगे। 256 रुपए की हानि है तो 256 रुपए का लाभ होगा। यहाँ धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक होगा। आज हम 8th ग्रेड बुक कक्षा 7वीं का अध्याय 7 राशियों की तुलना पढ़ेंगे। देखिए, राशियों की तुलना का अर्थ है, राशि का मतलब कोई भी राशि हो सकती है, तुलना का मतलब 2 चीजों में तुलना करना। प्रतिशत चिन्ह ये होता है, ये देखिए इसे हम प्रतिशत से करते हैं। 1% का अर्थ होता है 100 में से 1। ये 1% को ऐसे लिखते हैं, और जब प्रतिशत हटता है तो बटे में 100 लग जाता है। और जब ये हम भिन्न को दशमलव में बदलेंगे तो दशमलव, 1 के बदले दशमलव और 2 0 है तो ये 2 अंक आ गए। इस तरह से हम प्रतिशत, भिन्न और दशमलव को लिखते हैं। हम राशियों की तुलना करते हैं, कोई चीज़ किसी से कितनी कम कितनी ज़्यादा है। ये देखिए भिन्न में लिखा है। 2 चीज़ों में हमें तुलना करना है। क्रय विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य वो होता है जिसमें हम कोई चीज़ खरीदी जाती है, इसे हम CP लिखते हैं संक्षेप में। और विक्रय मूल्य वो होता है जिस पर कोई चीज़ को बेची जाती है, जिसे हम SP लिखते हैं, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य से हमेशा विक्रय मूल्य बड़ा होता है तो हमें लाभ प्राप्त होता है। जब कोई चीज़ हम कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा। और जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर होता है तो ना लाभ होती है ना हानि होती है। और यदि क्रय मूल्य से ज़्यादा विक्रय मूल्य है तो हमें हानि होगी। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तब हानि होती है जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य छोटा हो। अगर हमने ज़्यादा में खरीद के कम में बेच दी तो हमें हानि होगी, जाहिर सी बात है। और हानि और लाभ का प्रतिशत का यह सूत्र होता है, लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि प्रतिशत होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। देखिए दोनों में क्रय मूल्य बटे में आएगा, दोनों में गुणे में 100 आएगा। और अगर लाभ का प्रतिशत निकालना है तो ऊपर लाभ, और हानि का प्रतिशत निकालना है तो ऊपर हानि। हम समझेंगे साधारण ब्याज क्या होता है। बैंक से अगर कुछ पैसे हम उधार लेते हैं तो उधार लिया गया धन जो होता है वो मूलधन होता है,
और एक निश्चित समय के बाद कुछ और हमें धन देना पड़ता है उस धन के साथ में, तो वो जो धन दिया जाता है उसे हम ब्याज कहते हैं। मूलधन तथा ब्याज को मिलाकर जो धन वापस किया जाता है उसे मिश्र धन कहते हैं। ब्याज एक निश्चित दर पर परिकलित किया जाता है, प्रत्येक 100 के लिए 1 वर्ष के लिए निर्धारित होता है। इस प्रकार हम लिखते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन को P से, दर को R से, समय को T से प्रदर्शित किया जाता है, बटे में 100। साधारण ब्याज को हम I से प्रदर्शित करते हैं। और मिश्र धन होता है मूलधन धन ब्याज। मूलधन में हम ब्याज जोड़ देते हैं तो वो मिश्र धन बन जाता है। अब हम प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न है, यदि क्रय मूल्य 72 रुपये, विक्रय मूल्य 80 रुपये, तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। देखिए, हमने जो पहले पढ़ा था उससे हमें ज्ञात है कि यदि विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ होगा, विक्रय मूल्य छोटा है तो हानि होगी। हमें यहाँ दिख रहा है कि विक्रय मूल्य बड़ा है, अर्थात हमें यहाँ लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को जब घटाते हैं तो 8 रुपये प्राप्त होंगे, मतलब 8 रुपये की हमें लाभ प्राप्त हुआ। लेकिन हमें लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है, तो इसका सूत्र हमने देखा था, लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य था। तो 8 जो कि हमारा लाभ था गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य 72 था, 72 लिख देंगे। जब इसे भाग देंगे तो ये आएगा 11 सही 1/9। तो हमारा लाभ प्रतिशत होगा 11 सही 1/9। हम ए को काला कर देंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 1/4 का प्रतिशत रूप। अब प्रतिशत निकालने के लिए किसी भी संख्या में हम 100 का गुणा कर देते, तो 1/4 गुणा 100, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 आएगा, अर्थात 25%। 1/4 कितना होता है? 25%। तो हम डी को काला कर देंगे। को केवल प्रश्नों को हल ही नहीं करना, समझना भी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न 3 है, 0.02 का प्रतिशत रूप ज्ञात करना। प्रतिशत रूप ज्ञात करने के लिए हमें पता है हमें 100 का गुणा करना पड़ता है। तो हम 0.02 में 100 का गुणा करेंगे तो यह आएगा 2%। 2 अंक थे दशमलव के बाद, 2 0 है, दशमलव हट जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आ गया 2। अगला प्रश्न हम देखते हैं। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तब हमेशा हानि होती है। जैसा कि हमें मालूम है, अगर विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ होगा, विक्रय मूल्य छोटा है तो हानि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 1000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो हमें साधारण ब्याज का सूत्र मालूम है, मूलधन दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन 1000 है गुणे दर 5% है, समय 1 है बटे में 100। जब इसे काटेंगे हम तो 50 आएगा, अर्थात 50 रुपये। ये वाला सही है। अगला प्रश्न 1/6 को प्रतिशत रूप में लिखिए। तो प्रतिशत रूप में लिखने के लिए हमेशा हमें 100 का गुणा करना पड़ता है। तो 1/6 गुणा 100 करेंगे, इसे जब हम काटेंगे तो 50/3 आएगा। इसका भिन्न रूप होगा, भाग देंगे हम 3 से 50 को, तो 16 सही 2/3 आएगा। 16 सही 2/3 जो है ये प्रतिशत होगा 1/6 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम। किसी कक्षा के 65% विद्यार्थी के पास साइकिल है। कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिल है? देखिए, कक्षा के 65%, तो 100 में से हम 65 अगर घटाएंगे तो 35% आएगा। कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिल नहीं है? तो जो थी उसे घटा दिया, तो जो नहीं है वो आ गया। लेकिन हमें इस प्रकार से करना है। कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर हम लिखेंगे 100, ऐसे विद्यार्थियों का प्रतिशत जिनके पास साइकिल नहीं है। तो 100 घटाओ 65, ये आएगा 35%। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 0.09 को प्रतिशत में बदलना है। 0.09 में हम 100% का गुणा कर देंगे, गुणा करने पे ये आएगा 9%। दशमलव जब हम 100 का गुणा करते हैं तो हम गुणा के बाद दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो 2 अंकों के बाद हम दशमलव लगा देते हैं, तो ये 2 0 आएंगे 9 के बाद, तो 9 आ जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 16 का 75% ज्ञात करना है। 16 का 75% ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 16 गुणा 75/100। जब भी प्रतिशत का निशान हटाते हैं बटे में 100 लिखते हैं, और जब हम इसे भाग देंगे तो 4 से 100 को काटा तो यहाँ 4 चौको 16, यहाँ पे 4 आ गया। 75 से 100 को काटा तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया। 25 से काटा तो फिर ये 4 से ये 4 कट गया, अब ये 4 और ये 3, 4 3 12, उत्तर आ गया हमारा 12। अगला प्रश्न हम देखते हैं। वह समय ज्ञात कीजिए जिसका 25% 14 मिनट है। तो वह समय मान लिया हमने, वह समय x है,
जिसका 25% 14 मिनट है। तो x का 14% 25% 14 है, तो x गुणा 25/100, प्रतिशत का निशान हटाएंगे 100 लगाएंगे, फिर 25 से 100 को काटेंगे तो बटे में 4 आएगा, फिर इजिकल टू के उधर ये जो 4 है गुणे में चला जाएगा, तो x बराबर 14 गुणे 4, 56 मिनट आएगा उत्तर हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 10,000 5% वार्षिक दर से जमा किए जाते हैं, एक वर्ष बाद कितना ब्याज होगा? तो हमें साधारण ब्याज का इसमें सूत्र लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें मूलधन को हम P लिखते हैं, दर को R लिखते हैं, समय को T लिखते हैं, जो दिया है उसे लिख दिया जाता है। इसके बाद साधारण ब्याज का हम सूत्र लिखेंगे, P गुणा R गुणा T/100, मूलधन दर समय बटे 100। फिर हम मान रख देंगे 10,000 गुणा 5 गुणा 1/100, काटेंगे तो 0 से 2 0 कट जाएगा, 100 गुणा 5 गुणा 1 बचेगा, यहाँ उत्तर आएगा हमारा 500। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 1, 3, 6 के पदों को प्रतिशत के रूप में बदलना है, अर्थात ये जो हमें अनुपात दिए हैं इन तीनों के पदों को हमें प्रतिशत में बदलना है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जो दिया है उसे हम लिख दिया जाता है, फिर कुल भाग, इन तीनों का कुल भाग हम देखेंगे तो 6, 3, 9 और 1 10, 10 आ गया। अब प्रथम अर्थात 1 का प्रथम का प्रतिशत, तो 1/10 जो हमें निकालना है वो ऊपर, कुल नीचे, गुणा 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 10% आएगा। दूसरा पद क्या है 3, तो दूसरे भाग का प्रतिशत होगा 3/10 गुणा 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 10 3 में गुणा करेंगे तो 30 आएगा, 30%। तीसरे भाग का प्रतिशत हो जाएगा, तीसरा भाग 6 है तो 6/10 गुणा 100, जो हमें ज्ञात करना है उसका मान ऊपर रखते हैं, कुल मान नीचे रखते हैं, और प्रतिशत करना है तो 100 का गुणा करेंगे। 1 0 से 1 0 कटेगा, यहाँ 10 और यहाँ 6, 10 गुणा 6 60% आएगा। तो ये हमारे तीनों भाग का के पदों के प्रतिशत ज्ञात हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं हम। दी गई आकृति का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है? तो कितने प्रतिशत भाग छायांकित है, इसके लिए हम पहले कुल गिनेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल भाग 8 है तो हम बटे में 8 लिखेंगे। 1 2 3 छायांकित भाग 3 है तो हम उसको ऊपर लिखेंगे, 3/8 हो गया। अब प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 का गुणा करेंगे, जो कट रहा उसे काट देंगे, 2 के पहाड़े से नीचे देखिए 4 के पहाड़े से काटा, 2 आया, यहाँ 25 आया, 25 का हम 3 में गुणा करेंगे, 75 आ जाएगा, और बटे में 2। अब 25 दिया, यहाँ हमने गलती से 75 लिख दिया, यहाँ 25 है, 25 गुणे 3/2, तो ये हो जाएगा 75/2%, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। एक वस्तु की लागत मूल्य 140 रुपये, यदि दुकानदार को 10% लाभ पर बेचता है तब वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु की लागत अर्थात क्रय मूल्य हमें 140 दिया है, लाभ प्रतिशत हमें 10 दिया है, वस्तु का हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लाभ हमारा जो है, लाभ बराबर लाभ प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य बटे 100, यहाँ से हमारा लाभ आ गया 14, तो क्रय मूल्य में अगर हम लाभ जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक विद्यालय में वर्ष 2021-22 में 400 छात्र अध्ययनरत करते थे। सत्र 22-23 में यह संख्या 360 रह गई। छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई? अब देखिए, कमी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सत्र 21-22 में छात्र संख्या कितनी थी 400, 22-23 में छात्र संख्या कितनी थी 360, तो ये हमारा क्रय हो गया, ये विक्रय हो गया। विक्रय जो है वो कम है अर्थात हानि, तो हम घटा देंगे, यहाँ 40 आ जाएगा, छात्रों में कमी का प्रतिशत हो जाएगा हानि गुणा बटे 100 क्रय मूल्य, 40 गुणा 100 बटे 400 भाग देंगे, कट जाएगा, यहाँ आएगा 10%, ये हमारा उत्तर होगा।